हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं असंग जनन और बहुभ्रूणता को। ठीक है, तो दो टॉपिक्स हैं, दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि किसे कहते हैं और इसकी खोज कब और किस वैज्ञानिक ने की थी इत्यादि सब। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम असंग जनन को देख लेते हैं। इंग्लिश में इसे एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ठीक है, इंग्लिश में इसे एपोमिक्सिस कहा जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये असंग जनन क्या होता है, तो अच्छी बात है आ रहा है, हम उसी को बताने वाले हैं। तो ये भी एक प्रकार का जनन होता है। ध्यान दीजिएगा, जनन तो लास्ट में लगा है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्रकार का क्या होता है, जनन। सीधी सी बात है। पहली बात आपको समझ में आ गया ना कि यह एक प्रकार का, और दो प्रकार के जनन होते हैं वैसे तो, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, या मतलब सीधा अलैंगिक जनन लिखे दे रहे हैं, आप पूरा सेंटेंस बना करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अलैंगिक जनन। एक चीज समझ में आ गई आपको कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। दूसरी बात, अगर आप पूछेंगे कि भाई किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है, तो अभी तक आपने पौधों में देखा एक चीज कि भाई पौधे क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, और निषेचन करके बीज का निर्माण करते हैं। सुना आपने, है ना, कि पौधे बिना क्या करते हैं, निषेचन करके बीज का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, निषेचन करते हैं तो बीज का निर्माण होता है, नहीं तो नहीं होता। अभी तक आपने ये पढ़ा। लेकिन अब आप एक चीज पढ़ने वाले हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के बीज का निर्माण कर लेते हैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पुष्पी पादप ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के बीज का निर्माण कर लेते हैं। जैसे प्रमुख रूप से एक नाम आता है एस्टर्सिया। अगर आपने यह नाम नहीं सुना तो आपने घास तो जरूर सुना होगा, घास तो जरूर जानते होंगे। तो समझ में आया ना, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिना निषेचन के बीज का निर्माण करते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। समझ में आ गया ना आपको। तो यह एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन होता है। कुछ पौधों में बिना निषेचन के, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसे पूरा लिख ही देता हूं। ठीक है, कुछ पुष्पी पादप, कुछ पुष्पी पादप निषेचन के बिना ही, कुछ पुष्पी पादप निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण कर लेते हैं, बीज का निर्माण कर लेते हैं। यही प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। यही प्रक्रिया असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। समझ में आ गया ना। कुछ पुष्पी पादप निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण कर लेते हैं, यही प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। समझ में आ गया ना। मुझे ये गलत लग रहा है, ये ठीक है, यही प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको अभी लिखा था, जैसे उदाहरण के लिए एस्टर्सिया, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है इसलिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और घास, समझ में आ गया ना। तो असंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पुष्पी पादप बिना निषेचन के फल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया। और इसका महत्व किस लिए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि असंग जनन किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। अब आप तो फंस जाएंगे कि क्योंकि अभी तो आपको पता है कि असंग जनन किसे कहते हैं, आपने लिख दिया, लेकिन इसका महत्व भी होता है। इसका खास करके किसान जो मतलब खेती के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि
आपने देखा होगा कुछ पौधे जो संकर पौधे होते हैं, हाइब्रिड धान आपने नाम सुना होगा। हाइब्रिड धानों को क्या होता है, जब बोया जाता है तो वो अगर हर साल बोया जाएगा तब तक तो उनमें उत्पादन क्षमता वैसे थोड़ी हर साल कम होती जाती है, लेकिन गुण बराबर बने रहते हैं। हाइब्रिड धान जो बोए जाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड धान क्यों बोए जाते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा उत्पादन होती है, ज्यादा उत्पादन क्षमता होती है, ज्यादा पोषक तत्व वगैरह ये सब चीजें होते हैं, इसलिए बोते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब हम हाइब्रिड धानों को बोते हैं, अगर हम मान लीजिए कि एक साल बो दिया धान को खेतों में बो दिया, एक साल हमने फिर जो धान कट कर आए उनको हमने 2 साल के लिए रख लिया, तो अगर मेरा मन किया कि भाई लाओ इस बार हम खेती में इसी बीज का यूज करें क्योंकि उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था और अच्छी गुणवत्ता के धान हमें मिले थे, तो अगर हम फिर से उसी को बो देंगे खेत में ना, तो दोबारा हमें उस तरीके के उसी गुणवत्ता के बीज नहीं प्राप्त होते हैं, धान नहीं उगते। समझ में आया ना संकर धानों का नुकसान क्या होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज होता है, अगर पौधों को असंग जनन की प्रक्रिया से उगाया जाए, या मतलब अगर कोई बीज है जिसका निर्माण असंग जनन की प्रक्रिया से होता है, तो उसको आप लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं और जब भी बोएंगे, ठीक है, जब भी बोएंगे उसमें उत्पादन क्षमता वैसे की वैसे बनी रहती है। तो समझ में आ गया ना, इसका यही महत्व है। तो एक हम यहां पर लाइन लिख देते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है असंग जनन का। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, मैं लिख देता हूं शब्दों में थोड़ा सा, महत्व क्या होता है असंग जनन की प्रक्रिया द्वारा, असंग जनन की प्रक्रिया द्वारा, असंग जनन की प्रक्रिया द्वारा बीजों के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। अगर कोई बीज असंग जनन की प्रक्रिया से बनता है तो उसमें जो गुण होते हैं, चाहे आप उसको बो दीजिए खेत में, चाहे घर पर रखिए, लेकिन उसके गुण बरकरार रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वैज्ञानिक लोग अभी जो रिसर्च कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अपना, वो लोग बीजों को असंग जनन की प्रक्रिया से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना अच्छा होगा अगर संकर बीज को असंग जनन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जा सकेगा, है ना। तो बहुत बढ़िया बात है ये कि असंग जनन की प्रक्रिया से अगर समझ लो बीज बन गए तो बहुत अच्छा होगा, और बनते भी हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, प्रयोग रिसर्च वगैरह सब इस पर चल रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको असंग जनन के बारे में। हमने क्या 3 चीजें प्रमुख रूप से बताई। पहली चीज, असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ पुष्पी पादप निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण कर लेते हैं, यही प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए एस्टर्सिया और घास। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें या महत्व की बात करें, तो असंग जनन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें बीजों के जो महत्वपूर्ण गुण हैं, लाभदायक गुण हैं, उनको संरक्षित किया जा सकता है लंबे समय तक। समझ में आ गया। अब उसके बाद इसकी हम खोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने थी। चौथा पॉइंट हम कहां पर लिख दे भाई, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो 4 चीजें हमने बताई, हमने एनसीईआरटी छान डाली है, उसमें जितनी भी जरूरी चीजें थी वो हमने आपको बता डाली। जो नहीं भी थी तो हमने उन्हें भी लगभग, क्योंकि ये चीज नहीं दिया उसमें तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठता है कि किसने कब खोज की, तो इसलिए हमने इसे भी बताया।
तो अब इसके बाद हम लोग बहुभ्रूणता को देख लेते हैं। अब हम लोग बहुभ्रूणता को देखते हैं, ठीक है। बहुभ्रूणता देखिए नाम से भी पता लग जाता है, यहाँ पर बहु का मतलब क्या होता है, बहुत या एक से अधिक, है ना, और भ्रूणता का मतलब भ्रूण से है। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, तो बहुभ्रूणता यदि किसी बीज में, यहां पर लिख देते हैं हम, यदि किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो यह स्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता कहलाती है। सीधी सी बात है भाई, अगर मान लीजिए ज्यादातर में ऐसा देखा गया है कि एक बीज में एक भ्रूण होता है कि नहीं, जैसे चना में हो गया, मटर में हो गया, इन सब में क्या होता है कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं एक ही बीज में। जैसे उदाहरण के लिए आपका आम, संतरा, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हो गए किसके, बहुभ्रूणता के। इनमें बहुभ्रूणता पाया जाता है, मतलब बीज एक होता है, भ्रूण कई सारे होते हैं। समझ में आ गया। अब इसके हम खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। तो आप सभी ने नाम सुना होगा, 1 2 3। तीसरी बात है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरा में खोज किया था बहुभ्रूणता की, ठीक है। किसने खोज की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में खोज की थी, वो भी। चलिए अब हम लोग बहुभ्रूणता देख लेते हैं, ठीक है। बहुभ्रूणता देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बहु का मतलब बहुत, भ्रूणता का मतलब भ्रूण से, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी ऐसा बीज जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो यही स्थिति को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए यदि किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। समझ में आ गया ना। जैसे उदाहरण के लिए आम का नाम आप सभी ने सुना होगा, संतरे का नाम सुना होगा, संतरा मतलब सुना मतलब देखा होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण हैं जिनमें बहुभ्रूणता की स्थिति पाई जाती है, मतलब बीज एक होता है, भ्रूण कई सारे। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो बीज होते हैं, ज्यादातर में ऐसा होता है कि जो बीज होते हैं एक बीज में एक भ्रूण, लेकिन कुछ बीज ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। सिंपली समझ में आ गया ना। जैसे आम, संतरा और भी कई सारे होते हैं। उसके बाद इसकी खोज की बात करते हैं, तो खोज इसकी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1791 ईस्वी में की थी। समझ में आया। बहुभ्रूणता की खोज 1791 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद मतलब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा ये लेसन अब समाप्त हो रहा। हमने इस वीडियो में असंग जनन क्या होता है, खोज किसने की, महत्व क्या है, देख लिया। उसके बाद हमने बहुभ्रूणता के बारे में भी अध्ययन कर लिया। तो इस तरीके से अभिलेशन हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपका कहीं पर आपको कुछ डाउट लग रहा हो, या फिर मान लीजिए कि हम तो भाई देखिए कोशिश करते हैं कि सही पढ़ाने की, सही पढ़ाने मतलब पढ़ाते हैं सही, हम क्या कहीं थोड़ी किताबों से पढ़ के पढ़ाते हैं, है कि नहीं। हमने जो पढ़ रखा है वो पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो मतलब फिर भी अगर कहीं पर आपको मतलब लगे कि हाँ ये टॉपिक हम आपको सही से समझा नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इसको थोड़ा सा और एक बार हम बता दें तो सही रहेगा, या दूसरे तरीके से बता दें तो सही रहेगा, तो आप बता सकते हैं सब चीजें, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो है हमारा मानव जनन। तो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।